अगर आप जीएसटी सहित टेलीडोर ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSAT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का अकाउंटिंग क्लासेस के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लेखांकन से संबंधित अवधारणाओं यानी कंसेप्ट्स और सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत करेंगे। अवधारणा या सिद्धांत किसी भी कार्य को करने के लिए मार्गदर्शक बिंदु की तरह होते हैं। आज हम अकाउंटिंग से संबंधित अवधारणाओं यानी सिद्धांतों के बारे में सीखेंगे। अवधारणा धारणा शब्द से बनी है। धारणा का मतलब होता है विचार, थॉट। जब किसी विचार को कई लोगों द्वारा आजमा लिया जाता है और ये विचार अपनी कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे ही अवधारणा यानी कंसेप्ट कहा जाता है, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल कहा जाता है। हमसे पहले के जो अकाउंटेंट्स हुए उन्होंने कुछ बातें आजमाई और हमारे लिए एक मार्गदर्शक बिंदु के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में, एक अवधारणा के रूप में बताया। अगर एक अकाउंटेंट के रूप में हम उनकी आजमाई हुई बातों को मानकर चलें, उनकी अवधारणाओं को फॉलो करें, उनके सिद्धांतों का पालन करें, तो अकाउंटिंग का काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम जिन सिद्धांतों के बारे में, जिन अवधारणाओं के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला है पृथक अस्तित्व का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट एंटिटी। इस सिद्धांत के अनुसार एक अकाउंटेंट को व्यापार और व्यापार के स्वामी को अलग अलग मानकर चलना चाहिए। अकाउंटिंग का काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, न कि व्यापार के स्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी यदि आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचें। जैसे व्यापार का स्वामी जो है कई बार व्यापार में पैसा लगाता है, जिसे हम बोलते हैं पूंजी लगाना। जब व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसे लगाता है तो व्यापार के स्वामी के पास से तो पैसा जा रहा है, लेकिन व्यापार में पैसा आ रहा है। एक अकाउंटेंट के रूप में जब हम एंट्री करेंगे तो हम व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और हम कहेंगे व्यापार में पैसा आ रहा है। व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। नहीं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। व्यापार के स्वामी की जेब से तो जा रहा है और व्यापार में आ रहा है। अब आ रहा है तो डेबिट है, जा रहा है तो क्रेडिट है, ऐसा भी हमने सीखा था। तो अब मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें हमेशा व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। अगर व्यापार का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाता है तो व्यापार में पैसा आ रहा है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैसा आ रहा है। इसी तरह से व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्चे चुकाने के लिए व्यापार से आहरण करता है, ड्रॉइंग्स करता है, तो व्यापार से पैसा जा रहा है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा व्यापार से जा रहा है। इस प्रकार पृथक अस्तित्व के सिद्धांत ये कहता है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, और अकाउंटिंग का कार्य बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाता है। यदि व्यापार का स्वामी भी बिजनेस में कोई लेन देन करता है, व्यापार में पैसे लगाता है या व्यापार से पैसे निकालता है, तो उसका भी लेखा किया जाएगा। अगला सिद्धांत है मुद्रा मापन का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन मनी। लेखा पुस्तकों में यानी अकाउंट बुक्स में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिन्हें हम पैसों में नाप सकते हैं, रुपयों में नाप सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं। जैसे 1,000 रुपये का माल खरीदा तो इसकी एंट्री होगी,
क्योंकि 1,000 रुपये का माल खरीदा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। 2,000 रुपये का माल बेचा तो इसकी एंट्री होगी कि 2,000 रुपये का माल बेचा गया है। हम रुपयों में, हम मुद्रा में अभिव्यक्त कर सकते हैं कि इतने रुपये का मामला हुआ है। यदि किसी लेन देन को रुपयों में नहीं नापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। जैसे किसी ने आश्वासन दिया है, किसी ने प्रशस्ति पत्र दिया है, किसी ने आपकी बुराई की है, इनका लेखा नहीं हो सकता है। यदि इन आश्वासनों, इन तारीफों, इन बुराइयों का कोई प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी है, तो भी इनका लेखा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि ये आश्वासन कितने रुपए का है, ये तारीफ, ये प्रशंसा कितने रुपए मूल्य की है, ये बुराई जो की गई है, ये शिकायत जो की गई है, उसका मूल्य कितना है। इन्हें मूल्य में नहीं नापा जा सकता, मुद्रा में नहीं नापा जा सकता। तो जिस मामले को, जिस लेन देन को मुद्रा में नहीं नापा जा सकता, उसको लेखा पुस्तकों में लिखा भी नहीं जा सकता है। अगला सिद्धांत है, अगला कंसेप्ट है दो पक्षों का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ टू पार्टीज। इस सिद्धांत के अनुसार हर लेन देन में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, यानी कि दो अकाउंट प्रभावित होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में सीखते समय हमने इस बात को समझा था कि हर लेन देन में दो पक्ष प्रभावित होते हैं। प्रत्येक पक्ष एक खाता कहलाता है। एक खाते को डेबिट शीर्षक से दिखाते हैं, एक को क्रेडिट शीर्षक से दिखाते हैं। जितने रुपए से कोई खाता डेबिट होता है, उतने ही रुपए से कोई दूसरा खाता क्रेडिट होता है। दो पक्षों के बिना कोई भी सौदा लेखा पुस्तकों में लिखा जाना संभव नहीं है। हर लेन देन को प्रभावित होने वाले दोनों खातों के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बुक्स में लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। अगला सिद्धांत है लागत का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। यह सिद्धांत संपत्तियों के संदर्भ में है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई भवन, कोई बिल्डिंग व्यापार में खरीदी गई है, तो जब वो बिल्डिंग खरीदी जाती है, जितने रुपए से खरीदी जाती है उतने रुपए से एक बार उसकी एंट्री हो जाती है। अब कितने ही साल बीत जाएं, उस बिल्डिंग की कीमत लागत मूल्य के अनुसार ही लेखा पुस्तकों में दर्शाई जाएगी। यानी मान लो कोई बिल्डिंग 10 लाख रुपए में खरीदी गई थी, तो 10 लाख रुपए से उसका लेखा हो जाएगा। आने वाले वर्षों में भी उसे 10 लाख रुपए से ही अकाउंट बुक्स में दर्शाया जाएगा, भले ही बाजार मूल्य उसका कितना भी हो जाए। ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण है। हमने अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसमें सीखा था कि हम लागत और वसूली लिखते रहते हैं, हर साल लिखा जाता है। जब हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि अकाउंटिंग करने से व्यापार में होने वाले लाभ या हानि के बारे में भी हमें ज्ञान हो जाता है। यहां मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि यदि एक निश्चित सीमा तक व्यापार में लाभ होता है तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, कोई कर दायित्व नहीं बनता है। लेकिन एक सीमा से अधिक लाभ होने की दशा में हमें आय पर कर देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उससे अधिक आय पर तो लगेगा। मान लें हम जिस बिजनेस में अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां एक दुकान 20 साल पहले खरीदी गई थी 10 लाख रुपए में। लेखा पुस्तकों में 10 लाख रुपए से बिल्डिंग दिखाई गई है। हमें लग सकता है कि इसे बाजार मूल्य पर दिखाने से हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति शायद ज़्यादा अच्छी दिखेगी। अगर आपने इस बिल्डिंग को, जो कि 10 लाख रुपए में खरीदी गई थी, मान लें 1 करोड़ रुपए की दिखा दी, तो इसका मतलब हो गया कि इस वर्ष में आपकी वसूली जो है 90 लाख रुपए अतिरिक्त हो गई। तो 90 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तब ये जो 90 लाख का आपने अतिरिक्त लाभ दिखा दिया, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने दिखा दिया, इस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 90 लाख पर इनकम टैक्स करीब 30% के हिसाब से 27 लाख रुपए होता है। आपने उस बिल्डिंग की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ नहीं की होती तो ये कर दायित्व तो नहीं आता, ये टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। अगर आप 10 लाख रुपए की बिल्डिंग को 1 करोड़ की दिखाते हो तो व्यापार में 1 रुपए का भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपने 90 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक्स में दर्शा दिया, जिस पर आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है। आपने एक अकाउंटेंट के रूप में सिर्फ अपना पेन चलाकर उस व्यापारी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
जिस व्यापारी की जेब में 1 रुपया भी नहीं आया उस पर 27 लाख रुपए की इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ गई है। आप जैसे अकाउंटेंट को कौन रखना चाहेगा? जब वो बिल्डिंग बिकी ही नहीं है तो उस पर इनकम टैक्स का दायित्व क्यों बने? हाँ, अगर वो बिल्डिंग भविष्य में बिकती है और वास्तव में लाभ होगा तो उस पर इनकम टैक्स देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्थायी संपत्तियों को हमेशा लेखा पुस्तकों में, अकाउंट बुक्स में लागत मूल्य पर ही दिखाना है, न कि बाजार मूल्य पर। अगला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ गोइंग ऑन। एक अकाउंटेंट को हमेशा ही मानकर चलना चाहिए कि व्यापार हमेशा चलने वाली इकाई है। व्यापार कभी भी बंद नहीं होगा। हालांकि व्यापार बंद होते हैं, लेकिन हमें हमेशा आशावादी रहना है। हो सकता है हमारा व्यापार नुकसान में चल रहा हो, लेकिन हमें आशा रखनी है कि एक कुशल व्यापारी उन कारणों का पता लगाएगा जिनकी वजह से हानि हो रही है, उन्हें दूर करेगा और व्यापार को लाभ की स्थिति में लाएगा। यदि व्यापार के स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी आकर हमारे व्यापार को संभालेंगे। उन्हें जो भी सूचनाएं चाहिए हम अकाउंट बुक्स में देखकर अपने स्वामी के उत्तराधिकारियों को बताएंगे और व्यापार चलता रहेगा। यदि अकाउंटेंट की भी मृत्यु हो जाए तो भी व्यापार चलता रहेगा। कोई दूसरा अकाउंटेंट आएगा और वो आपकी की गई अकाउंटिंग के आधार पर व्यापार के स्वामी को बता देगा कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, और व्यापार हमेशा चलता रहेगा। अगर वो संस्थान या वो पार्टी जिसे हमने उधार में माल बेचा है उसकी मृत्यु हो गई तो उसके कोई उत्तराधिकारी होंगे। हम अपने अकाउंट बुक्स उसके उत्तराधिकारियों को दिखा सकते हैं, उनके वहाँ पर रखे हुए अकाउंट बुक से अपने अकाउंट बुक्स की मिलान कर सकते हैं, और इस तरह से जो है व्यापार हमेशा चलता रहेगा। इस प्रकार एक अकाउंटेंट को हमेशा आशावादी रहना है कि व्यापार एक निरंतर चलने वाली इकाई होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर बैंक हमें 20-25 साल के लोन भी दे देते हैं। इसी सिद्धांत की वजह से हम लोगों को उधार में गुड्स दे पाते हैं और लोग हमें भी जो है उधार में गुड्स दे देते हैं। अगला सिद्धांत है वसूली का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। जब हम अकाउंटिंग के बारे में सीख रहे थे तो हमने बात की थी कि वास्तव में अकाउंटिंग में लागत और वसूली का लेखा किया जाता है। लागत यानी कि जो पैसा हमारी जेब से लग रहा है उसको हम लिखते रहते हैं, और वसूली यानी जो पैसा हमें वसूल हो रहा है उसके बारे में भी हम लिखते रहते हैं। तो जब आप परचेसेस करते हैं, खरीदते हैं, तो जेब से पैसा लग रहा है और आप उसकी एंट्री एक तरफ कर रहे हैं, और जब आप बेच रहे हैं, जब सेल हो रही है तो उससे पैसा वसूल हो रहा है, तो उसका लेखा भी हम करते रहते हैं। वर्ष भर में जो भी हमने लागत और वसूली का लेखा किया, अगर लागत ज़्यादा हो जाए, वसूली कम हो, तो हम कहते हैं कि व्यापार में जो है नुकसान हो गया, लॉस हो गया, और अगर वसूली ज़्यादा हो जाए, लागत कम हो, तो हम कहते हैं कि व्यापार में लाभ हो गया। कहने का मतलब है लाभ या हानि व्यापार का परिणाम है। अकाउंटिंग के दौरान लाभ या हानि की एंट्री नहीं की जाती। हर सौदे पे लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई उसका लेखा नहीं किया जाता। हर सौदे में बस ये लिखा जाता है, अगर खरीदा तो कितने में खरीदा, बेचा तो कितने में बेचा, बस ये लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने कोई वस्तु खरीदी और बाजार मूल्य उसका कम या ज़्यादा हो गया तो हमें अकाउंट बुक्स में कुछ लेखा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम चांदी में डील कर रहे हैं, हम चांदी बेचने का काम करते हैं। हमने 1 किलो चांदी खरीदी 40,000 रुपये की रेट से। अब जब हमने खरीदी, अगले ही दिन चांदी की रेट 5,000 रुपये बढ़ गई, चांदी 40,000 से 45,000 रुपये की हो गई। अब हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बुक्स में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चांदी अभी बिकी नहीं है, पैसा वसूल नहीं हुआ है। जब वसूली होगी यानी जब बिक जाएगी तो प्रॉफिट अपने आप बुक्स में आ जाएगा। बाजार भाव भले ही 45,000 हो गया है, लेकिन हमें वसूल नहीं हुआ तो हमें लाभ भी नहीं हुआ है। हमें अकाउंट बुक्स में 5,000 रुपये के लाभ की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमने मान लो 40,000 रुपये में खरीदा था और अगले ही दिन जो है बाजार भाव गिरकर 38,000 ही रह गया, 2,000 रुपये की रेट गिर गई, तो हमें 2,000 रुपये की हानि को भी बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। हमने 40,000 रुपये में खरीदा लेकिन अभी 38,000 रुपये में बेचा नहीं है, हमारी दुकान में रखी हुई है वो चांदी, माल हमने बेचा नहीं है। और जब तक माल बेचा नहीं जाएगा तब तक लाभ या हानि होगी नहीं, और लाभ या हानि की एंट्री अलग से करनी नहीं पड़ती। जैसे वसूली हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी, तो अपने आप लाभ या हानि बुक्स में दर्ज हो जाएगी। हमें सिर्फ
क्रय और विक्रय के सौदों की ही एंट्री करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु यदि वो माल है तो वो दुकान में रखे रखे न तो लाभ दे रही है ना हानि। बाजार भाव भले ही ऊपर नीचे होता रहे, हमें ना लाभ होता है ना हानि, जब तक वो बिक ना जाए। यदि खरीदा हुआ माल बिक जाएगा तो अपने आप लाभ या हानि बुक्स में दर्ज हो जाएगी। हमें लाभ या हानि कितनी हुई उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। अगला सिद्धांत है लेखा अवधि का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग एक प्री डिफाइंड पीरियड के लिए की जाती है, एक पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए की जाती है। राजकीय नियमों के अनुसार, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको हर साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि के लिए अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। हर साल नई अकाउंट बुक्स रखी जाएंगी। यानी कि अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ है तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के लिए आप अकाउंटिंग रखेंगे। फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए अकाउंटिंग रखेंगे। फिर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए आप अकाउंटिंग रखेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? हर साल नई अकाउंट बुक्स क्यों मेंटेन करनी है? वो इसलिए कि हर साल आप लागत और वसूली का लेखा करेंगे और उसके आधार पर ये ज्ञात करेंगे कि आप लाभ की स्थिति में हैं या हानि की स्थिति में हैं। यदि लाभ की स्थिति में है और एक निश्चित सीमा से अधिक लाभ हो रहा है तो आपको उस लाभ पर, उस आय पर आयकर भी देना होगा। तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको हर साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि के बीच के लिए अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। ये जो पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष के अलावा एक और वर्ष हम बोलते हैं लेखा वर्ष। लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष का ही भाग होता है। यदि आपका व्यापार नया है और आपने 1 अप्रैल को ही व्यापार प्रारंभ किया तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर है और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आपका लेखा वर्ष भी होगा। लेकिन यदि ये आपके व्यापार का पहला ही वर्ष है और आपने व्यापार जुलाई में शुरू किया तो जुलाई से लेकर मार्च तक यानी 9 महीने के लिए ही आपका जो है व्यापार वर्तमान वर्ष में चला। तो आपके बिजनेस से संबंधित लेखा वर्ष जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का रहेगा। जबकि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल को शुरू हो गया था, तो फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ही होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर के जिस पार्ट में, जिस भाग में आपने अकाउंटिंग की उसे हम लेखा वर्ष कहेंगे। यदि आपका बिजनेस पहले से चला आ रहा है या आपने 1 अप्रैल को ही बिजनेस प्रारंभ किया है तो आपका लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर समान होगा। लेकिन अगर व्यापार का पहला ही साल है और आपने अगर बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू नहीं किया तो आपका लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर वित्तीय वर्ष से छोटा हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर से छोटा होगा। लेखा अवधि के बारे में वैसे तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही अकाउंटिंग रखनी पड़ती है, लेकिन इसमें भी आपको छूट दी गई है। कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं। कई जने कहते हैं कि हमें तो दिवाली से दिवाली अकाउंटिंग रखनी है या चैत्र से फागुन के हिसाब से हम अकाउंटिंग रखना चाहते हैं। तो आप चाहें तो अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार फाइनेंशियल ईयर के अलावा किसी और अवधि के लिए भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। यदि कोई फाइनेंशियल ईयर के अलावा अन्य अवधि के लिए अकाउंटिंग रखता है तो उसे फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। उसे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सौदों को छांटकर उस पर लाभ या हानि की गणना करनी पड़ेगी और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि अकाउंटिंग का कार्य एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। प्राय 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए अकाउंटिंग की जाती है। हर साल नई लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है ताकि हर साल के लाभ या हानि की गणना की जा सके। अगला सिद्धांत है उपार्जन का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ मैचिंग। इस सिद्धांत के अनुसार जो खर्चा जिस वर्ष से संबंधित है उसी वर्ष के अकाउंट बुक्स में लिखा जाना चाहिए और जो कमाई है जिस वर्ष से संबंधित है उसी वर्ष के अकाउंट बुक्स में लिखी जानी चाहिए।
इसका अर्थ है कि खर्चे या कमाई को उसके प्राप्त होने या देने के आधार पर नहीं, वो किस वर्ष से संबंधित है उसके आधार पर उसका लेखा किया जाना चाहिए। आमतौर पर जिस वर्ष में खर्चा होता है उसी वर्ष में लिख दिया जाता है, जिस वर्ष में कमाई होती है उसी वर्ष में लिख दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खर्चा तो हो गया लेकिन हमने चुकाया नहीं, और इस वजह से अकाउंट बुक्स में उसे दर्ज भी नहीं किया गया है। जैसे अकाउंटिंग का कार्य जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए किया जाता है। 31 मार्च को अकाउंट बुक्स बंद कर दिए जाते हैं। और कई खर्चे हैं जो कि मासिक आधार पर किए जाते हैं, मंथली बेस पे किए जाते हैं। जैसे अप्रैल की तनख्वाह जो है, अप्रैल की सैलरी जो है मई में दी जाती है, मई की जून में दी जाती है, जून की जुलाई में दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च की जो सैलरी है वो अप्रैल में शायद 5 या 7 या 10 तारीख तक दी जाएगी। अब अकाउंट बुक्स तो 31 मार्च को ही बंद हो गए, यानी कि मार्च के महीने की सैलरी तो अकाउंट बुक्स में दर्ज ही नहीं हुई, क्योंकि 31 मार्च तक मार्च से संबंधित वेतन सैलरी नहीं चुकाई गई थी। इसके बावजूद उपार्जन का सिद्धांत ये कहता है कि 31 मार्च को ये जो वेतन देय हो गया है, पेबल हो गया है, उसे अकाउंट बुक्स में लिख देना चाहिए, क्योंकि वो इसी वर्ष से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वही अकाउंट बुक्स में प्रदर्शित होना चाहिए। तथ्य यह है, फैक्ट यह है कि कर्मचारियों ने 12 महीने हमारे व्यापार में काम किया। हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में अप्रैल से लेकर मार्च के महीने तक 12 महीने की अटेंडेंस मार्क की हुई है, दर्ज की हुई है। लेकिन वेतन जो है अप्रैल से लेकर फरवरी तक का ही दर्ज है, क्योंकि मार्च का वेतन अभी तक चुकाया नहीं गया है। लेकिन एक अकाउंटेंट को विशेष जनरल प्रविष्टि करके इस मार्च की सैलरी को भी 31 मार्च को बुक्स में दर्ज कर लेना चाहिए। 31 मार्च को एक अकाउंटेंट द्वारा कुछ विशेष जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं, जिन्हें हम समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। समायोजन प्रविष्टियों का उद्देश्य यही है कि जो खर्चा जिस वर्ष से संबंधित है उसी वर्ष में दर्ज किया जाए। तो कहने का मतलब है कि उपार्जन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई खर्चा वर्तमान वर्ष से संबंधित है तो उसे वर्तमान वर्ष की लेखा पुस्तकों में ही दर्ज होना चाहिए, भले ही वो चुकाया गया हो या नहीं चुकाया गया हो। अगला सिद्धांत है अनुदारवादी सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ बीइंग हार्श। ये कंसेप्ट, ये अवधारणा भी स्थायी संपत्तियों के संदर्भ में है। हम जब सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक सिद्धांत देखा था, लागत का सिद्धांत। उसमें हमने बात की थी कि यदि कोई स्थायी संपत्ति है और उसका बाजार भाव, उसका बाजार मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो गया है, यदि किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो उस वृद्धि को हमें अकाउंट बुक्स में नहीं दर्शाना चाहिए। लेकिन ये जो सिद्धांत है हमारा अनुदारवादी सिद्धांत, वो ये कहता है कि यदि कोई स्थायी संपत्ति है और उसके मूल्य में यदि कमी हो गई है तो ये जो स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होने से जो नुकसान हुआ है इसे अकाउंट बुक्स में दर्ज कर लेना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये एक अपवाद जैसा है। एक और कहा जा रहा है कि कोई स्थायी संपत्ति है और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसे न लिखा जाए, लेकिन यदि कोई स्थायी संपत्ति है और व्यापार में उपयोग करते रहने की वजह से उसके मूल्य में कुछ कमी हो गई है, उसे अकाउंट बुक्स में दर्ज कर लेना चाहिए। जैसे व्यापार में इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर खरीदा गया 20,000 रुपये का। अब साल भर इस्तेमाल करने के बाद वो 20,000 में तो नहीं बिकेगा, जरूर साल भर बाद उसका मूल्य कुछ घटकर 15,000 या 12,000 रुपये रह गया होगा। अब जो ये कंप्यूटर के मूल्य में कमी होने से जो नुकसान हुआ है उसे हमें अकाउंट बुक्स में दर्ज कर लेना चाहिए, डेप्रिसिएशन के नाम से, मूल्य ह्रास के नाम से। कई लोगों को यह बात न्यायसंगत भी नहीं लगती कि हम एक और स्थायी संपत्ति में हो रही वृद्धि को तो अकाउंट बुक्स में दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन स्थायी संपत्ति में होने वाली कमी को अकाउंट बुक्स में दर्ज कर रहे हैं। लेकिन यह पूर्णतः न्यायसंगत ही है। देखिए, एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम आने वाले शुभ समाचार के लिए आज ही जश्न नहीं मनाते, लेकिन संभावित दुर्घटना के लिए आज ही प्रावधान कर चलते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझें। जैसे मान लें आपका जन्मदिन आने वाला है और मैं आज ही आपसे कहूं कि आपके जन्मदिन की पार्टी आज ही आप दे दें, उसकी मिठाई आज ही खिला दें, तो आप कहेंगे कि जिस दिन जन्मदिन आएगा उस दिन खिलाऊंगा, जिस दिन जश्न का मौका बनेगा उसी दिन मैं जश्न मनाऊंगा।
और ये उचित भी है। लेकिन हमने देखा है कि अगर हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। यदि भविष्य में कुछ हानि हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए या चोरी हो जाए, तो उससे जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति हमें कोई और कर दे, बीमा कंपनी कर दे, इसलिए हमने उसका बीमा करा लिया। जो संभावित हानि है उससे सुरक्षा के लिए हमने अपने वाहन का बीमा करा लिया। यानी जो नुकसान हुआ ही नहीं उसके लिए हम तैयारी पहले से करके चलते हैं। इसी मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर जो लाभ भविष्य में होने की संभावना है उसका लेखा हम अभी से अकाउंट बुक्स में नहीं करते, लेकिन जो हानि भविष्य में होने की पूरी संभावना है उसके बारे में प्रावधान लेखा अभी से अकाउंट बुक्स में कर लेते हैं। यदि मैं अपने कंप्यूटर के मूल्य में हो रही कमी को अकाउंट बुक्स में एक हानि के रूप में लिखता हूं, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये फर्जी खर्चा बुक्स में दिखाया गया है, फर्जी नुकसान अकाउंट बुक्स में दिखाया गया है, एक ऐसा नुकसान अकाउंट बुक्स में दिखाया गया है जो कि हुआ ही नहीं। ऐसा लग सकता है कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में हुई कमी, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, उसे अकाउंट बुक्स में दर्शाना न्यायोचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि जो हानि हुई नहीं उसे अकाउंट बुक्स में दर्शाना, इसका मतलब यह है कि लागत वाले पक्ष में अनुचित हानि दिखाकर, अनुचित खर्चा दिखाकर इनकम को कम दर्शाया जा रहा है, लाभ को कम दर्शाया जा रहा है और आयकर की चोरी की जा रही है, इनकम टैक्स बचाया जा रहा है। लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, यदि एक व्यापारी ये मांग करता है कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आई है उसे खर्चे के रूप में, हानि के रूप में अकाउंट बुक्स में दर्शाने की इजाजत दी जाए, ये उसकी उचित मांग है। यदि उसे अनुचित व्यवहार करना होता तो हो सकता था कि वो व्यापारी ये कहता ही नहीं कि वो कंप्यूटर उसका स्वयं का है। वो कह सकता था कि ये कंप्यूटर तो मेरे पिताश्री ने खरीदा था और मैंने उनसे किराए पर ले रखा है और 1000 रुपये महीना मैं किराया देता हूँ इस कंप्यूटर का, और 1000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये का एक खर्चा, एक फर्जी खर्चा अकाउंट बुक्स में दर्ज कर लेता। इसे तो हम अन्यायपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन एक व्यापारी ने ऐसा नहीं किया, तो ये न्यायोचित ही है। इस प्रकार 31 मार्च को स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी होने के कारण जो नुकसान हो गया, डेप्रिसिएशन, उसके संबंध में भी समायोजन प्रविष्टियां की जाती हैं और ये जो संभावित हानि है इसे अकाउंट बुक्स में दर्ज कर लिया जाता है। तो इसे अनुदारवादी सिद्धांत इसीलिए कहा गया है क्योंकि अकाउंटेंट को कठोर हृदय करके संभावित हानि को अकाउंट बुक्स में लिखना पड़ रहा है। अगला सिद्धांत है प्रमाणीकरण का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सौदे की पुष्टि के लिए एक रसीद, एक बिल, एक वाउचर का होना अनिवार्य है। अकाउंटेंट को बिना रसीद, बिना वाउचर कोई भी लेखा नहीं करना चाहिए, किसी भी सौदे को अकाउंट बुक्स में दर्ज नहीं करना चाहिए, भले ही व्यापार का स्वामी स्वयं कह दे। मान ले व्यापार का स्वामी जो है कैश बॉक्स में से 10-20 हज़ार रुपये निकाल लेता है और हमें कहता है कि भाई इसकी एंट्री कर दो, इसे दर्शा दो कि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने व्यापार के स्वामी से कहें कि प्लीज इसके संबंध में मुझे वाउचर दें, मुझे लिख कर दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह उचित नहीं है, बल्कि आपके लिए ही कष्ट का विषय बन सकता है। वो कैसे? मान लें साल 6 महीने बाद व्यापार का स्वामी अकाउंट बुक्स देख रहा है और उसने कहा ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने किस आधार पर लिखा है? तो आप कहते हैं सर आपने ही मुझे निर्देश दिया था। इस पर व्यापार का स्वामी स्वयं आप पर आक्षेप लगा सकता है, अच्छा तो इसका वाउचर का है। हो सकता है कि ये गबन आपके द्वारा किया गया है, ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पर खर्चा दिखाया गया है इससे संबंधित राशि आपने अपनी जेब में डाल ली हो, मेरा झूठा नाम लगा रहे हो। इस तरह से व्यापार का स्वामी आपके ऊपर ही आक्षेप लगा सकता है। इसलिए हर हाल में एक अकाउंटेंट को बिना प्रमाण के, बिना वाउचर के, बिना रसीद या बिल के किसी भी सौदे को अकाउंट बुक्स में दर्ज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करता है उसकी जांच इन प्रमाणों के आधार पर ही की जाती है। इस जांच की आवश्यकता कब पड़ जाती है? यदि कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेल टैक्स या इनकम टैक्स या और कोई डिपार्टमेंट आपकी अकाउंट बुक्स की जांच करना चाहता है। इसी प्रकार जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकाउंट बुक्स की ऑडिटिंग करता है, अंकेक्षण करता है, तो वो यही देखता है
कि क्या हर सौदे के लिए एक उचित प्रमाण पत्र है, यदि है तो ही वो उस सौदों को पास करता है, मान्य मानता है, अन्यथा उन्हें अमान्य कर देता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक अकाउंटेंट को एंट्री करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सौदे से संबंधित वाउचर प्रमाण अवश्य हो। अगला सिद्धांत है एकरूपता का सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप अकाउंटिंग करने के दौरान कोई कैलकुलेशन का मेथड, कोई गणना की विधि अपनाते हैं तो आने वाले प्रत्येक वर्ष में उसी गणना की विधि को अपनाएं। जो सिद्धांत आपने अपनाए उन्हें आने वाले वर्षों में भी आप फॉलो करें। जैसे लेखा अवधि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार आपको अकाउंटिंग जो है एक प्री डिफाइंड पीरियड के लिए करनी पड़ती है, पूर्व निर्धारित अवधि के लिए करनी पड़ती है। मान लीजिए पहले साल में आपने कहा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अकाउंटिंग रखेंगे। अगले वर्ष आप जो है दीपावली से दीपावली अकाउंटिंग रखना चाहते हैं। उसके अगले साल जो है आप चैत्र से फागुन पर आ गए और उसके अगले साल आप जनवरी से दिसंबर पर आ गए। तो ये अनुचित है। यदि आप अकाउंटिंग के दौरान एकरूपता नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। एकरूपता के संबंध में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। वर्ष के अंत में जो सामान बच जाता है, जो गुड्स बच जाता है, जो माल बच जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। अब इस स्टॉक का मूल्यांकन भी करना पड़ता है हमें। हो सकता है साल भर में अलग अलग मूल्य पर आपका सामान आया हो। मान लें आप पेन में डील करते हैं और पेन आपने कभी 5 रुपये में खरीदा, कभी 5.25 रुपये में खरीदा, कभी 4.25 रुपये में खरीदा और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 100 पेन के ऊपर 2 पेन फ्री आए थे। अब वर्ष के अंत में जो है आपके गोडाउन में 1000 पेन रखे हुए हैं जो कि बिकने से रह गए। अब इनका मूल्यांकन करना है तो किस आधार पर मूल्यांकन करें? आप चाहें तो न्यूनतम मूल्य पर मूल्यांकन कर लें, आप चाहें तो अधिकतम मूल्य पर कर लें, आप चाहें तो एक एवरेज रेट निकाल लें, एक औसत मूल्य निकाल लें और उसके आधार पर मूल्यांकन कर लें। एक मेथड होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले बिक गया, यानी अंतिम बिल के आधार पर आप जो है अपने स्टॉक का मूल्यांकन कर लें। एक और मेथड होता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले बिका, पुराना माल अभी भी रखा हुआ हमारे पास। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें व्यापारी स्टोर करके रखना चाहता है क्योंकि पुराना होकर वो अधिक कीमत में बिकता है, जैसे चावल। तो हो सकता है आप पुराने सामान को तो रखते हैं और नया जो सामान आता है उसे पहले बेचना चाहते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया वो पहले बेचा गया है, पुराना माल अभी भी रखा हुआ है और पुराने बिल के हिसाब से मैं मूल्यांकन करना चाहता हूं अपने स्टॉक का। ऐसा भी आप चाह सकते हैं तो वो भी अलाउड है। कहने का मतलब है कि आप अपने स्टॉक का मूल्यांकन न्यूनतम मूल्य पे कर सकते हैं, मिनिमम पर, अधिकतम मूल्य पे कर सकते हैं, मैक्सिमम पर, एवरेज मूल्य पे कर सकते हैं, औसत मूल्य पर। लीफो मेथड भी एक है, फीफो मेथड भी है, यहां तक कि जीरो मेथड भी है। यदि आप ऐसी वस्तु में डील करते हैं जिसको अगले दिन बेच पाना संभव ही नहीं है, जैसे आप रोजाना समोसे कचौरी बनाकर ही बेचते हैं या रोजाना दूध निकाल कर बेचते हैं, अगले दिन वो सामान किसी काम का नहीं रहता, तो आप अपने स्टॉक का मूल्य जीरो भी बता सकते हैं। जो बच गया वो हम अपने परिवार में ही खपत कर लेते हैं, पड़ोसियों को बांट देते हैं, हमारा स्टॉक का मूल्य जीरो हो जाता है। ऐसा भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कहने का मतलब है स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए आपके पास कई विधियां हैं, इनमें से आप किसी भी एक पद्धति का, किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले वर्ष जिस विधि से आपने स्टॉक का मूल्यांकन किया उसी विधि से आपको आने वाले वर्षों में भी स्टॉक का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक वर्ष स्टॉक के मूल्यांकन की विधि बदलते हैं तो आपकी नीयत पर संदेह किया जाएगा। यह माना जाएगा कि आप ये कार्य किसी अनुचित लाभ के लिए कर रहे हैं और आपके अकाउंट बुक्स की जांच हो जाएगी। तो यदि इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले आपकी दुकान पर आकर आपके अकाउंट बुक्स को चेक कर रहे हैं तो आप अपने नियमित कार्य तो कर नहीं पाएंगे, अपने लिए परेशानी पैदा कर लेंगे। तो इस तरह से एकरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि आपने यदि कोई एक सिद्धांत अपनाया है, कोई एक मेथड अपनाया है, कोई एक विधि अपनाई है, तो आने वाले वर्षों में भी उस विधि का पालन करें। बार बार अपनी विधि को न बदलें जिससे आप पर संदेह पैदा ना हो। ये जो सिद्धांत हमने देखे, ये जो अवधारणाएं हमने देखी, ये एक अकाउंटेंट के लिए मार्गदर्शक बिंदु है। यदि हम इन अवधारणाओं का ध्यान रखते हुए अकाउंटिंग का कार्य करते हैं तो हमारे लिए अकाउंटिंग का कार्य बड़ा ही सहज हो जाएगा। यदि कभी कोई दुविधा हो जाए तो हम इन अवधारणाओं पर विचार कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हमें जो है
जवाब मिल जाएगा कि हमें इस दशा में क्या करना चाहिए।